मित्रों, फिर से और एक बार स्वागत है हमारा इस प्यारा सा वीडियो में। हम लोग और एक बार धमाका वन शॉट लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी इन रोटेशनल मोशन का। तो उस दिन हम सेंटर ऑफ मास तक पढ़ाए थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी। तो आइए हमारे इस प्यारा से लेक्चर को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सबको। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास, तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी? इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र के द्रव्यमान वेग का संरक्षण नियम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए आ जाइए। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो बोलता है कि इस संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई भी बाह्य बल प्रयोग ना किया जाए तो उस निकाय की द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा संरक्षित रहती है। देखिए इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक तोप है जिसमें हम लोग क्या है करता है, तोप है तो तोप से यहाँ से क्या निकल रहा है, गोली निकल रहा है। ठीक है, हम अभी आपको मार्क करके बताते हैं। रुकिए एक सेकंड रुकिए। देखिए ये जो तोप है, ये तोप से यहाँ से क्या निकल रहा है, गोली निकल रहा है। एक सेकंड रुकिए, यहाँ से क्या निकल रहा है, गोली निकल रहा है। ये कन है, ये तोप का गोली है। कभी यहाँ इस तरह से मूव करके वो जा रहा है, इस तरह से मूव करके वो जा रहा है। ठीक, इस तरह से मूव करके वो जा रहा है। ठीक, तो ये जो कन है ना, इस तरह करके मूव करके यहाँ पर मानते हैं लॉन्च हो रहा है। ठीक, तो ये जो तोप है, तोप पे हम लोग एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाए, तो वहाँ पर मार दिए, बस छोड़ दिए। अब ये इस तरह करके गति करके जा रहा है पैराबोला शेप में। ठीक, तो इस पर कोई हम लोग बाह्य बल नहीं लगाए। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, हर एक जगह क्या है, कंजर्व्ड है, संरक्षित है। हर एक जगह इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो अभी हम तिरछा सब ये सब दिखाए, इसका जो हर एक जगह मास है ना, वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। कौन सा मास, सेंटर ऑफ मास। वो हर एक जगह क्या है, कॉन्सेंट्रेट है और केंद्रित है और हर एक जगह कॉन्स्टेंट है, नियत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझा दिए कि कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। चलिए फिर से एक बार इसको रीडिंग मार देते हैं और समझा देते हैं क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी। तो चलिए आपको बताते हैं। तो बोलता है कि इस संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई भी बाह्य बल प्रयोग ना किया जाए तो उस निकाय की द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। यह नियम यही बताता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कि ये जो द्रव्यमान, हर एक शब्द में हर एक बार हम लोग जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं द्रव्यमान, ये द्रव्यमान आखिर है क्या, तो इसको आइए समझते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या है, वह गुण है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु पर लगने वाले आरोपित बल का विरोध करती है। देखिए इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये कोई एक सरफेस पे रखा हुआ है। सपोज मान लीजिए ये वो सरफेस है। ठीक, यही वो सरफेस है, इस सरफेस पे वो ये वाला वस्तु रखा हुआ है। तो इस वस्तु का यहाँ पर कोई सेंटर ऑफ मास होगा जिसको हम लोग बोलेंगे cm। तो इस cm के लिए कुछ मास होगा, इस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होगा जिसको बोलते हैं मास। तो जब इस वस्तु को हम लोग आगे की तरफ F अप्लाइड लगाएंगे तो ये वस्तु नीचे की ओर कौन सा बल लगाएगा, नीचे की ओर mg, और नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींचेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये इस तरफ खींचेगा, इसका पीछे तरफ एक बल लगेगा जिस बल का नाम है फ्रिक्शन। तो ये देखिए इसका द्रव्यमान है, तभी वो इतना सारा बल का विरोध कर रही है। जैसे आरोपित बल हम लोग लगा रहे हैं ना F अप्लाइड, तो ये 3-3-4-4 बल का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ऐसे एक बल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, एक बल है फ्रिक्शन फोर्स, एक हम जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो ये कितना सारे बल का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु पर लगने वाले आरोपित बल का विरोध करता है। तो आशा करके आपको द्रव्यमान समझ में आ गया कि द्रव्यमान क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो हमारा शब्द है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको अब हम आइए समझाते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मान लीजिए ये कोई साइकिल का चक्का है जिसको हम लोग साइकिल का चक्का बोलते हैं। तो ये साइकिल का चक्का क्या कर रही है, धीरे धीरे इस तरह से जा करके यहाँ क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जो वह अपने घूर्णन गति का विरोध करती है। ये किसी सरफेस पर टच इस तरह से टच है तो ये अपने घूर्णन गति का विरोध करती है। जिस तरह द्रव्यमान में वो किस आरोपित बल का विरोध करती है, ठीक इसी प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यह घूर्णन गति का विरोध करती है। तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है
जो वह अपने घूर्णन गति का विरोध करती है। ये जो घूर्णन गति है ना, ये इसका विरोध कर रही है। इसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। तो हम लोग अगर कोई पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो हम लोग साफ साफ बोल देंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जो वह अपने घूर्णन गति के अवस्था को, घूर्णन गति के विरोध करती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम बताते हैं। आइए, कि इसका जो फार्मूला है ना, इसको आई से, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई से डिनोटेट करते हैं। इसका जो फार्मूला है, जैसे अगर हम मास को लेकर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो इसका फार्मूला बनेगा मोमेंट ऑफ मास। पहले मोमेंट लगा देना है और जिसका मोमेंट निकालना है उसका मोमेंट, उसके आगे मोमेंट लगा देना है। तो मोमेंट ऑफ क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास। ओके, जिसका मोमेंट निकालना है उसका आगे मोमेंट लगाना है, उसके फिर आगे मोमेंट लगाना है। तो मोमेंट ऑफ मास क्या है? एक मोमेंट के लिए हम लोग m लिख दिए और r लिख दिए, और एक मोमेंट के लिए r। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या बन गया? mr²। I बराबर mr²। ठीक है, I बराबर mr²। इसका अब यूनिट और डायमेंशन हम बताते हैं। देखिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है ना, तो मास का जैसे हम लोग mr² है, तो मास से क्या आ गया? kg, और r² मतलब मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर इसका जो यूनिट हो गया। अब इसका हम लोग डायमेंशन बताएंगे। इसका डायमेंशन क्या होता है? तो देखिए, इसका जो डायमेंशन है, m से आ गया m, और रेडियस के लिए L, L2 T0। तो इसका जो डायमेंशन है ना, वो हो गया M1 L2 T0। ठीक है, और ये कौन सा क्वांटिटी है? ये हमेशा के लिए स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिस्टम में कैसे देखेंगे। अगर कोई सिस्टम में, देखिए ये कोई एक सिस्टम है, सिस्टम का ड्राइंग हम बनाते हैं। देखिए, ये कोई एक सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है। रुकिए एक सेकंड, ये कोई एक सिस्टम है। ठीक, रुकिए एक सेकंड, ये कोई एक सिस्टम है। ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और यहाँ पर ये सारे कण है। ठीक है, तो ये सारे कण क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन, दैट इज वृत्तीय गति, घूर्णन गति। तो रुकिए हम ड्राइंग करके बताते हैं। तो इस तरह से ये क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है सब कण। तो ये सब कण क्या कर रही है? घूर्णन गति। इसके आगे हम लोग लगाएंगे सेंटर ऑफ मास पे। अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये हमेशा, देखिए ये m1 वस्तु है, ये m1 है, ये m2 है, और ये m3 है, और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से क्या है? r डिस्टेंस है। ये r1 है, ये r2 है, और ये r3 है। तो इसी प्रकार इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका हम लोग फार्मूला अभी देख के आ चुके हैं कि I बराबर mr² होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो हम अभी बताएंगे। देखिए, अगर हम I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, देखिए I1, तो इसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 इंटू r1 का होल स्क्वायर। फिर I2 का अगर निकालेंगे तो ठीक इसी प्रकार हो गया इसका m2 फिर r2 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर हम I3 का निकालेंगे, कौन सा चीज़ का? I3 का, तो इसका होगा m3 r3 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे I4 का, अगर निकालेंगे तो I4 का भी होगा क्या? m4 r4 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर हम I नेट का निकालें, I नेट मतलब क्या होता है? I नेट मतलब सभी को एक साथ जोड़ के अगर हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसका क्या होगा? देखिए, I नेट अगर हम निकालेंगे, I नेट, तो I नेट का होता है I1 प्लस I2, जितना हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं I3 प्लस I4, तो ये चारों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा I नेट निकल जाएगा। I1 का क्या था? m1 r1 का स्क्वायर, फिर I2 का क्या था? m2 r2 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, फिर था m3 r3 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, फिर क्या था? फिर प्लस में था m4 r4 का स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो आई नेट यहाँ से क्या निकल के आ गया? तो आई नेट निकल के आ गया कि आई नेट, यहाँ हम लोग लिखेंगे कि आई नेट इज़ इक्वल टू क्या होगा? तो आई नेट इज़ इक्वल टू होगा सिग्मा MI/RI का होल स्क्वायर, जहाँ पर I इज़ इक्वल टू N, I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, समझ में आशा करके आ गया होगा कि हम लोग कोई भी सिस्टम का पार्टिकल में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो कैसे निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला पुट करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला होता है वो होता है m1 r1 का स्क्वायर mr²। अगर कोई भी सिस्टम का पार्टिकल हो, उसमें अगर कोई भी कितना भी मास डिस्ट्रीब्यूट हो, बस आपको वह फार्मूला ले करके जोड़ देना है, बस आई नेट हमारा आराम से निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल, एक उदाहरण आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो आइए इसको समझाते हैं। देखिए, ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कौन सा एक वस्तु है, इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर एक कोई मास है, फिर यहाँ पर एक कोई मास है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक कोई मास है, ठीक है। इसको हम लोग अब लिखते हैं कि क्या कितना है। इसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, ठीक है। इसका जो मास है वो 1 kg है, 1 kg। इसका जो
मास है वो 3 केजी है, इसका जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है नीचे वाला का, इसका जो मास है वो 10 केजी है। तो इसको अब देखिए, हमारे पास 3 मास दिया हुआ है और 3 डिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे इस वाला वस्तु के लिए हमारा जो मास है वो 1 केजी है, और उसका जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इस वाला वस्तु के लिए हमारा जो मास है वो 3 केजी है और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इस वाला वस्तु के लिए मास जो है वो 10 केजी है और जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए आइए देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। जैसे अब हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साफ साफ कि आई नेट बराबर क्या होगा, आई नेट। तो हम लोग यहाँ पर आई नेट इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर, m2r2 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, m3r3 का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आइए इसका वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए तो m1 हमारा कितना है, m1 अभी हम आपको दिखाए कि उसका जो m1 था वो 1 था, वो कितना था 1। तो m1 इज़ 1 इंटू मल्टीप्लाई में उसका जो डिस्टेंस है वो 2, तो r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या था m2 कितना था, m2 3 था, ठीक है, m2 3 है, तो उसका डिस्टेंस कितना है 1, तो डिस्टेंस को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या था उसका जो मास था वो 10 केजी था, उसका जो डिस्टेंस था मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 2 मीटर था, तो फिर उसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 1 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 3 इंटू 1 तो 3, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो ये हो गया 40। तो टोटल कितना आ गया हमारा 47, 40 4 3 7 और 40, तो 47 आ गया इसका कैलकुलेशन। तो इस एग्जांपल से हमको आशा करके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना आ गया और आप समझ गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अभी हम आपको आगे समझा के आए हैं कि इस प्रकार का एक कोई वस्तु था जिसका यहाँ पर एक कोई m1 वस्तु था, ये m1 वस्तु था, फिर यहाँ पर था कोई एक वस्तु इसका m2 था, फिर यहाँ पर एक वस्तु था जिसका m3 था, इसका डिस्टेंस r3 था, इसका डिस्टेंस r1 और इसका डिस्टेंस r2। तो इसका हम अभी अभी कैलकुलेशन करके आए हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताना चाहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है कि कोई वस्तु में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सभी मास और उसका जो रेडियस है उसको अगर स्क्वायर कर दे और सारे को एक साथ जोड़ दे तो उसका कैलकुलेशन उस तरह से निकल के आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आशा करके आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि ये कोई एक क्या है, रिंग है, कोई एक रिंग है। तो ये रिंग का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो रिंग के सरकमफ्रेंस में सारा रिंग इस तरह से होता है। चूड़ी देखे होंगे आप लोग, तो चूड़ी का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो चूड़ी को अगर फेंक दिया जाए किसी पर तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस तरह से इस चूड़ी का आकार होता है। तो अब चूड़ी का नेचुरल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो हम लोग आइए देखते हैं। तो चूड़ी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी MI, चूड़ी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI बराबर कितना होता है, फॉर्मूला क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr², ठीक है। तो यही होगा चूड़ी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चूड़ी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr², इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एक डिस्क है, ठीक है। ये कोई एक डिस्क है, डिस्क के इस तरह से आकार होता है। डिस्क अंदर से क्या होता है, भरा हुआ होता है, लेकिन रिंग जो होता है उसका जो बीच में होता है वो खाली होता है, लेकिन डिस्क में ऐसा नहीं होता है। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा डिस्क का, तो हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे m×I। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा हाफ mr²। ये सब चीज़ याद कर लीजिए, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सवाल है, तो ये सब याद कर लीजिए। हम इसको सर्किल कर दे रहे हैं, देख लीजिए। तो ये सब चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा उसको कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मास है ना, वो मास टू द सर्कमफ्रेंस है, समझे, कि यहाँ पर जो मास है ये मास क्या है, सर्कमफ्रेंस में है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। इसी प्रकार देखिए हम लोग कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, लेकिन जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ mr² होता है, क्योंकि उसका जो मास होता है वो पूरा अंदर में फैला हुआ होता है। जैसे हम लोग अभी डायग्राम बना के आए कि इसका ये है कोई डिस्क, ठीक है, तो डिस्क के अंदर भी कोई मास है, तो इसलिए इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो स्मॉल होगा, वो क्या होगा, स्मॉल, कम होगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला था हाफ mr²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। देखिए ये कोई होलो सिलेंडर है जिसका नेचुरल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें हम लोग तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हाफ mr²। देखिए सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है तो सॉलिड सिलेंडर का नेचुरल एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। अभी हम लोग होलो स्फीयर का बात करिए, होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है नेचुरल एक्सिस वो 2/3 mr² होता है। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 mr² होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से प्लेन सरफेस होता है। ये एक प्लेन सरफेस है तो इसका ये लंबाई है और ये सब चौड़ाई है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो क्या है, टोटल मास। मास क्या है, L/B का होल स्क्वायर। तो मास, ये मास ले लिए, अब मास ये m हो गया और इसका L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आप उसको बता दीजिएगा कि प्लेन सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m/L² प्लस B² डिवाइडेड बाय 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ थ्योरम है। अब वो थ्योरम कौन कौन सा है, पहला थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आप समझ के आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जो वह अपने घूर्णन गति का विरोध करती है। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास क्या है, थ्योरम है, प्रमेय है। पहला थ्योरम क्या कहलाता है, आइए आपको समझाते हैं। तो पहला थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यह थ्योरम क्या बताते हैं, आइए आपको समझाते हैं। तो बोलता है इस प्रमेय के अनुसार, यह प्रमेय के अनुसार यदि किसी द्रव्यमान केंद्र से कुछ दूरी पर एक अक्ष का निर्माण किया जाए तो उस अक्ष के परित जड़त आघूर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जड़त आघूर्ण तथा पूरे निकाय के जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होता है। आइए आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़ के आ गए कि इस नियम के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी एक निकाय बनाते हैं, पहले ये कोई एक निकाय है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये एक वस्तु है, ठीक है, तो ये एक निकाय हो गया। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से कुछ दूरी, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका कुछ दूरी पर हम लोग एक अक्ष का निर्माण करते हैं तो उस अक्ष का जड़त आघूर्ण तथा द्रव्यमान केंद्र के जड़त आघूर्ण तथा पूरे निकाय के जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये कोई एक अक्ष है हम लोग जो निर्माण किए, इसको मान लीजिए ये इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है। ये मान लीजिए एक अक्ष है जिसको हम लोग सी नाम दे देते हैं, इस अक्ष का नाम दे देते हैं सी, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ऑफ मास जो अभी हम लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, ये कुछ डिस्टेंस है, समझे, ये कुछ डिस्टेंस है। यहाँ पर ये बिंदु को मान लेते हैं पी और इसका ये जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है वो a है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास को मारते हैं, ये जो इसको ओरिजिन बोलते हैं सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। अब इस तरह से वो रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या बोलता है कि यदि किसी निकाय में सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर एक अक्ष का निर्माण किया जाए तो उस अक्ष के परित का जड़त आघूर्ण तथा द्रव्यमान केंद्र का जड़त आघूर्ण पूरे निकाय के जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होता है। मतलब अगर निकाय को हम लोग ए से सूचित करेंगे तो निकाय के जड़त आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के जड़त आघूर्ण प्लस वो जो अक्ष लिए है, ये जो अक्ष लिए है, इस अक्ष का जड़त आघूर्ण के योग के बराबर होगा। आइए हम इसको फॉर्मूला को अभी डराइव भी करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, उस निकाय को ये माने थे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और सेंटर ऑफ मास का जड़त आघूर्ण और उस अक्ष का जड़त आघूर्ण था mr²। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया कि फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि उस निकाय के जड़त आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, IA बराबर ICM प्लस mr²। इसको अभी प्रूफ भी करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या है, अभी रुकिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक सेकंड। निकाय का द्रव्यमान केंद्र है, यदि निकाय का द्रव्यमान केंद्र x दूरी पर कण बिंदु पर अवस्थित हो जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, ये x दूरी है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है। तो अतः a अक्ष का परित, ये a अक्ष है, अभी हम लोग दिखाए तो ये अगर a अक्ष के परित m द्रव्यमान का कण का जड़त आघूर्ण क्या होगा, आइए, तो mp² होगा ना, इसका जो डिस्टेंस है वो p तक है कि नहीं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mp² हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो IA है, IA बराबर p का जो डिस्टेंस है वो CO का डिस्टेंस है प्लस OP का डिस्टेंस है। तो CO जो हमारा था वो a था और जो OP था वो x था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि IA बराबर m/a प्लस x का होल स्क्वायर। अब IA को हम लोग लिख सकते हैं आराम से m यहाँ पर ब्रैकेट फिर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ax, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। तो यह हो गया, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है IA बराबर m/a का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x का स्क्वायर। IA बराबर अब लिख सकते हैं ma का स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस 2amx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सभी कणों के लिए, अब सभी कणों के लिए a अक्ष पर जड़ता आघूर्ण कितना होगा, तो IA बराबर क्या होगा, IA बराबर क्या होगा, देखिए
आई ए बराबर होगा सिग्मा एम ए का स्क्वायर सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर सिग्मा 2a एम एक्स, ठीक है, यही होगा। तो आई ए बराबर क्या होगा एम ए का स्क्वायर एम एक्स का स्क्वायर और 2a सिग्मा एम एक्स का, क्योंकि वो 0 है। ओरिजिन सेंट्रेट, ओरिजिन कहाँ पर है, उसका सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए इसका क्या होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग आई ए क्या निकल के आया, आई ए बराबर क्या हो गया एम ए स्क्वायर और एम एक्स स्क्वायर का हम लोग लिख सकते हैं आई सी एम। तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया कि जो आई ए है ना, जो आई ए है वो आई ए बराबर हो गया हमारा प्रूव्ड की आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, समझने वाला चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखिए, अब हमारा ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो कंप्लीट है। अब हमारा सेकंड थ्योरम आ गया, ये थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, लंबवत अक्षों का प्रमेय। तो यह प्रमेय क्या बताते हैं, चलिए इसको समझाते हैं। तो यह इस प्रमेय के अनुसार, देखिए ये जो प्रमेय है ना, तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी निकाय के तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होना चाहिए, लंबवत हो, तो जो जेड अक्ष है उसके जड़ता आघूर्ण हमेशा क्या होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जड़ता आघूर्ण के योग के बराबर होता है। देखिए उसको समझाते आइए, मान लीजिए, ठीक है, इसको समझाते आइए। ये मान लीजिए एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये कोई हमारा क्या है, ये हमारा कोई एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय का ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और बीच में जो ये निकला है ये जेड अक्ष है, ठीक है। इसको अब हम बता देते हैं, ये जो हमारा है ये, इसको एक्स अक्ष मान लीजिए, जो हमारा ये है इसको वाई अक्ष मान लीजिए और ये जो हमारा है उसको जेड अक्ष मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी निकाय के तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो बोलता है कि अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो जेड अक्ष का जड़त्व आघूर्ण है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होंगे। तो हम समझाने के लिए यहाँ एक पॉइंट का निर्माण करते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस ये है, इसका बीच का डिस्टेंस ये, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और बीच से ये लाइन। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, समझाने के लिए यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका बीच का डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, यहाँ का डिस्टेंस एक्स है कि नहीं, काहे कि यहाँ जो इस लाइन का ये लाइन है वही लाइन यहाँ पर है, तो इसका डिस्टेंस एक्स हो गया और यहाँ इसका डिस्टेंस वाई हो गया, ठीक है। अब आइए हम आपको समझाते हैं, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए त्रिभुज ओ पी एम को देखिए, त्रिभुज ओ, ये ओ है, ये त्रिभुज ओ है और ये पी है और ये एम है, ठीक है। तो त्रिभुज ओ पी एम में क्या दिख रहा है कि आज जो आर का स्क्वायर होगा वो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होगा, ये जो आर का स्क्वायर होगा वह आर क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए यदि कण P बिंदु पर एक्स अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति करती है तो एक्स अक्ष का जड़ता आघूर्ण, यहाँ पर एक्स अक्ष का जड़ता आघूर्ण क्या होना चाहिए, एम वाई स्क्वायर। अगर एक्स अक्ष ये है तो इसका जड़ता आघूर्ण क्या होगा, एम वाई स्क्वायर। अब आगे बढ़ते देखिए, ठीक इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार वाई अक्ष का जड़ता आघूर्ण होगा एम एक्स स्क्वायर, आई वाई बराबर होगा कि नहीं, एम एक्स स्क्वायर, कि जो आई एक्स का जो था जिसका जड़ता आघूर्ण एम वाई स्क्वायर था तो आई वाई का होगा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो दो समीकरण निकला उस दो समीकरण को एक साथ जोड़ दीजिए, तो एक समीकरण 1 और 2 को एक साथ जोड़ने पर तो आई एक्स प्लस आई वाई बराबर एम वाई का स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, एम कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग निकल के आगे वाई आर स्क्वायर बराबर हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर लिख दिए, तो वहाँ से प्रूव्ड हो गया आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं, तो हम लोग समझ में आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम कुछ सवाल करेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्ड होगा। तो आइए सवालों को फटाफट से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या है, डिस्क है, डिस्क के बारे में हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं। तो बोल रहा है यदि किसी डिस्क को उसके एक तल के व्यास के परिध घुमाने पर जड़त आघूर्ण कितनी होगी। मान लीजिए ये कोई डिस्क है, ठीक है, ये कोई क्या है, डिस्क है, इसमें 3 एक्सिस का निर्माण है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो 3 अक्ष का निर्माण हो गया, तो इसको इस तरह से घुमा रहा है, तो एक्स अक्ष के परिध घुमा रहा है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के परिध घुमाने पर इसका जो जड़त आघूर्ण होगा वो कितना होगा। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला से, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या था, जो आई का जेड का जड़त आघूर्ण होगा वो हमेशा आई एक्स प्लस आई वाई के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब आई एक्स क्या है, जो हमारा आई एक्स है वो आई एक्स बराबर आई वाई होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए आई एक्स बराबर आई वाई हो गया। तो और हम लिख सकते हैं आई जेड बराबर टू आई एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो आई एक्स निकल के आया वो कितना निकल के आया, आई एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से लिख सकते हैं आई एक्स बराबर 1/2 इंटू 1/2 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, आई जेड बराबर क्या हो गया, आई
आई एक्स बराबर क्या हो गया, जेड का 1/4 एम आर स्क्वायर। देखिए जो जेड एक्सिस का जड़त्व आघूर्ण है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के योग के बराबर है, तो आई एक्स का जो जड़त्व आघूर्ण है 1/4 एम आर स्क्वायर है। जो आई जेड का जड़त्व आघूर्ण है वो 1/2 एम आर स्क्वायर है। 1/2 एम आर, ये आई जेड के लिए है 1/2 एम आर स्क्वायर, लेकिन जो हमारा आई एक्स है और आई वाई है उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड सवाल को हम समझाते हैं। देखिए सेकंड सवाल क्या है, कैलकुलेटिंग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। अब अगर हम किसी घूर्णन गति अवस्था में किसी को अगर टेंजेंट से घुमा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है, समझे, इसका टेंजेंट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, और यह इस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, इसका डिस्टेंस ये है, और ये इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होगा ये समझाते हैं। मान लीजिए ये जो बिंदु है इसको एक्स एक्स डैश से दर्शाते हैं, ये है एक्स और ये है एक्स डैश और ये है एम और ये है एम डैश, ठीक है, ये समझाते हैं इसको। तो हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कि हमको निकालना किसका है, आई एम एम डैश का, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर होगा कि नहीं। अब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 एम आर स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं, वहाँ पर निकाल चुके हैं, प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, आई एम एम डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो अगर हम लोग किसी रिंग को घुमा रहे हैं और उस रिंग के परित उसका अगर टेंजेंट का अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोलेगा, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा, 5/4 एम आर स्क्वायर। अगर हमको किसी रिंग या किसी डिस्क को अगर घुमाने बोलेगा, उसमें अगर हमको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने बोलेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हमेशा क्या होगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। अगर जेड एक्सिस में घुमाएंगे हम किसी को, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर। जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम किसी रिंग को आते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमेशा हमेशा 1/2 एम आर स्क्वायर होगा। आशा करके हमारा ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए, ठीक है। बाय बाय। हम लोग चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर दिए, चैप्टर नहीं ये टॉपिक जो थ्योरम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आशा करके क्लियर हो गया। थैंक यू, बाय बाय। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।